और टीवी 9 भारतवर्ष के अब तक के ओपिनियन पोल से एक बात स्पष्ट है, बंगाल में टक्कर कांटे की है। मुकाबला जोरदार है। सियासी लड़ाई में जीत के लिए सभी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। अब बारी है बंगाल की सीटें समझने की। 10,000 लोगों से बात करने के बाद टीवी 9 भारतवर्ष और पोलस्टैट के ओपिनियन पोल में जो सीटें निकलकर सामने आई वो आपको हैरान करने वाली हैं। तो बगैर देर किए आइए आपको बताते हैं कि दीदी के हैट्रिक लगाने के चांसेस कितने हैं और क्या असम में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाएगी। लेकिन इसको समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा वोट शेयर क्या कह रहे हैं। वोट शेयर के हिसाब से इस बार स्थितियां कैसी बनती हुई नजर आ रही हैं और ये रहे वोट शेयर आपके सामने। टीएमसी 39.6, भारतीय जनता पार्टी 37.1, लेफ्ट और कांग्रेस 17.4 और अन्य 5.9। ये पोल परसेंटेज बहुत ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इसमें टीएमसी पहले से काफी घटती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी पहले से काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। झटका तो लेफ्ट और कांग्रेस को भी लगा है, लेकिन ये कितना हुआ है झटका उसके लिए आपको समझना पड़ेगा स्विंग, मतलब 2016 से कंपैरिजन। और ये रहा 2016 के साथ इसका कंपैरिजन। इसमें आपको समझ में आ जाएगा स्विंग कितने का है। टीएमसी को पहले थे 44.9% वोट, अब हो गए 39.6%, मतलब ऋणात्मक रूप से 5.3 का वोट स्विंग, पहले से 5.3% घटे। भारतीय जनता पार्टी को पहले मिले थे 10.2% वोट 2016 में, अब हो गए 37.1%। तो ये वोट स्विंग जाता हुआ नजर आ रहा है 26.9%। ये तो मैमथ है, ह्यूमंगस है, ये बहुत ज्यादा बड़ा वोट स्विंग है। लेकिन ये सीटों में कैसे तब्दील होगा उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। लेफ्ट और कांग्रेस को कितने वोट मिल रहे हैं? 37.9% वोट अभी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार 17.4 माइनस दशमलव, अब 17.4 और इस तरीके से माइनस 20.5, बीच 20.5 ऋणात्मक, बहुत बड़ा झटका। अगर आप ये देखें स्विंग के हिसाब से तृणमूल और लेफ्ट और कांग्रेस को कंपेयर करें तो बड़ा झटका कांग्रेस और लेफ्ट के अलायंस को लगता हुआ नजर आ रहा है। अन्य के हिसाब से देखें तो 7.0%, 5.9%, मतलब धनात्मक 1.1% का स्विंग, पहले से 1.1% ज्यादा। मतलब अभी तक आपने ये देखा कि इस बार वोट शेयर क्या कह रहे हैं। वोट शेयर तृणमूल कांग्रेस का घटता हुआ नजर आ रहा है, करीब 5% के आसपास। भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीटों में तर्जुमानी कैसे होती है ये हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल अभी वोट शेयर के नजरिए से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान यहां जुड़े हुए हैं जिनके जरिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आंकड़े असल में क्या दिखा रहे हैं। हमारे साथ रामकृपाल जी हैं, गौतम दा हैं, शुभ हैं हमारे साथ। इनके साथ तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन इसके साथ हम बात करेंगे हमारे मेहमानों से जो बाहर से हमको ज्वाइन कर रहे हैं। सुमेरा के साथ अरविंद मेनन जी हैं, उनके साथ बातचीत होगी। राजीव बिस्सा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय शर्मा तृणमूल कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले उन्हीं से मैं बातचीत करना चाहता हूं। संजय जी, ये क्या दिखा रहा है ये स्विंग वोट परसेंटेज के हिसाब से? और ऐसा भी होता है कि जिससे आप बात करना चाहें उसी का सिग्नल आउट हो जाता है। गौतम दास, सिग्नल आउट हो रहा है क्या इस बार तृणमूल कांग्रेस का? वोट शेयर क्या दिखा रहा है? थोड़ा तो फ्यूज है, बात तो सही है। लोकसभा और विधानसभा दोनों से ही अगर ये आंकड़ा सही है तो दोनों ही कम हो रहा है, लोकसभा और विधानसभा। लेकिन एक बात यह है कि वामपंथी और कांग्रेस को जो 17% अब दिखा रहा है, भले ही वो 2016 से कम है 5%, लेकिन लोकसभा चुनाव के से लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो करीब दोनों मिला के आसपास 9-10% करीब वोट था। वो अगर 17 जाता है, 7% मुझे लग रहा है भाजपा का भी वोट भी बढ़ रहा है, आप बोल रहे हैं। तो इसके कारण लगता है कि लेफ्ट और कांग्रेस से ही वोट क्या, लेफ्ट का वोट ही तृणमूल से ही वोट क्या लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ये एक देखने वाली चीज़ है। लेकिन बीजेपी का वोट लोकसभा का हिसाब से भी कम हो रहा है जो, लेकिन उस टाइम भी दोनों बहुत क्लोज थे, 18-22 सीट मिले थे। लेकिन अमूमन ये कहा जाता है कि लोकसभा और विधानसभा में जो फर्क है वो 7-8% का इंटरप्रिटेशन होता है, लेकिन यहां तो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से गैप बहुत वाइड दिखाई दे रहा है। ये जानने के लिए मैं आपके पास आऊं, उससे पहले मैं जरा सुमेरा के पास चलता हूं। सुमेरा, ये वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल मुस्कुराने की वजह दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं अरविंद जी? जी हाँ दिनेश, हमारे साथ अरविंद जी मेनन हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के और को इंचार्ज हैं पश्चिम बंगाल के।
जी, राष्ट्रीय मंत्री हैं, माफ कीजिएगा। तो अरविंद जी, ये जो वोट प्रतिशत है आपका वो बढ़ा है टीएमसी का, लेकिन उतना कम नहीं हुआ है। तो क्या ये जो टक्कर है वो आपके दोनों के बीच, जो आपको जितनी उम्मीद थी उतना बढ़ रहा है वोट प्रतिशत आपका? बहन, मैं निश्चित ही बताऊं कि अभी तो चुनाव की शुरुआत है। जैसे जैसे चरण आगे जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ताकत के साथ में हर सीटों की तरफ बहुत ही गहराई के साथ में हम चुनाव जीतते हुए आएंगे। जो हमारा पहला चरण है 27 तारीख को, दूसरा चरण है 1 तारीख को, जो इधर की सीटें हैं। इसके पहले भी आप उठा करके लोकसभा के चुनाव में भी आप देखोगे तो लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके का लोगों को टीएमसी के लोगों को ये आभास था, उनकी नेता ये बोलती थी, ऐसे गोला करके दिखाती थी। हमारे जो नेता थे वो साफ बोलते थे कि 2019 टीएमसी हाफ, 2021 टीएमसी साफ। आप देखिए, हमने 2019 में जो बातें बोली थी उसको हमने अचीव किया। हम 18 सीटें जीत के आए बहन, है ना। ठीक है। एक सवाल है ये कि आप बढ़ रहे हैं बहुत, पर टीएमसी उतना कम नहीं हो रही है, तो क्या इसको किस तरह से देखते हैं आप? टीएमसी निश्चित ही इस बार देखना बहुत सिकुड़ जाएगी। टीएमसी बहुत सिकुड़ती हुई पार्टी है। इसका आभास टीएमसी के लोगों को भी है। ममता जी के बयान देखिए, ममता जी जिस तरीके से कुछ विशेष वर्ग के लिए ही बोलती थी, अब वो भाषाएं बोल रही हैं। ये जो भाषाओं को बोल रही है जनता बहुत अच्छे ढंग से और असल में तो ये भी है सुमेरा को किसको कौन सी भाषा किस समय अच्छी लग रही है, इस पर भी बहुत कुछ मुनहसर होता है। आपको मैं फिलहाल रोकूंगा। फिलहाल ये जो देख रहे हैं आप, भाषा के हिसाब से हम समझने की कोशिश करेंगे। ऊपर आप देखिएगा ये जो 0000 आपको नजर आ रहा है, इसमें कुछ एक देर में आपको यहां नंबर्स नजर आने वाले हैं सीटों के हिसाब से। अभी हम पोल परसेंटेज के हिसाब से समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट में यह कहा जाता है कि कई बार परसेंटेजेस गच्चा दे देते हैं, क्योंकि सीटों के हिसाब से तर्जुमानी एकदम अलग होती है। अब जैसे पिछली बार अगर 2016 की आप बात करें तो टीएमसी के कई कैंडिडेट्स जहां लाख के आसपास वोट से जीते थे, तो कुछ केवल 500-600 के मार्जिन से जीते थे। तो परसेंटेज वाइज कितना आकलन किया जा सकता है, जरा यह भी समझने वाली बात है। रामकृपाल जी, जरा समझाइए ना आसानी से, क्योंकि एक कॉमन व्यूअर इसको समझ पाए परसेंटेज के हिसाब से। देखिए, आपने जो अभी दिखाया है एक बड़ा साइंटिफिक और स्वाभाविक है। आप ये सोचिए कि 4 नंबर को अगर 2 नंबर पे आना है या 1 नंबर पे आना है, तो सबसे पहले वो 3 नंबर को हटाएगा, फिर 2 नंबर को हटाएगा, और या तो 2 की जगह खुद बैठेगा या 1 पे जाएगा। तो जो आपने ये दिखाया परसेंटेज, राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी 4थे नंबर से उठ करके उसने सीपीएम और कांग्रेस को किनारे किया है। सीपीएम 3रे नंबर की पार्टी थी, कांग्रेस 2रे नंबर की पार्टी थी पिछली बार। हालांकि वोट परसेंट में सीपीएम ज्यादा थी, फिर भी सीटें उसकी कम थी, 44 और 26। तो आप देखिए ना, 26 को हटाया, फिर 44 को हटाया। आज की तारीख में जो आप दिखा रहे हैं 27%, करीब 26.9%, मतलब 27% की ग्रोथ किसी भी 5 साल में एक पार्टी के लिए बहुत बड़ी। वो पार्टी जो कि बंगाल में, मैं आपको बताऊं, 3 भाषाएं ऐसी हैं, बांग्ला, तमिल और मलयालम। इन तीनों भाषाओं को माना ही नहीं जाता था कि यहाँ पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी, जिसको कि हिंदी भाषी पार्टी माना जाता था, वो कभी आएगी। तो अगर आप देखें तो आप एक बड़ा इशारा कर रहे हैं सर, मतलब पहले जहां लोकल एजेंडे हावी होते थे, अब वहां नेशनल नैरेटिव हावी होने लगा। मैं वही कह रहा हूं आपको कि देखिए, ये बहुत बड़े परिवर्तन की बात है जी। और ये परिवर्तन सिर्फ यही नहीं है जी, पूरे देश में जो क्षेत्रीय, राम सर आपकी आज्ञा से आपके पास दोबारा लौटता हूं मैं। परिभाषा थी वो बदल रही है। 2 मिनट के अंदर अंदर ऊपर जहां पर आप 00 देख रहे हैं, वहां पर आपको नंबर्स नजर आएंगे। पोल परसेंटेज, वोट्स के पोल परसेंटेज, ये वोट्स सीटों के हिसाब से कैसे ट्रांसलेट होते हैं ये हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल चुप, मैं एक बात समझना चाहता हूं। पहले शुरुआत में जब आपने ये देखा, ग्राउंड रियलिटी क्या दिखाई दे रही थी उस समय, और अब आपने देखा कितनी तब्दीली आती जा रही है, कितनी तेजी से चीजें बदल रही हैं जैसे जैसे इलेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखिए, मैंने पिछली बार भी कहा था, ये मामला बहुत करीबी है, और जो आप देख रहे हैं कि बीजेपी एज अ पार्टी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उस मार्जिन को कम, पिछली बार 4.2% का फ़र्क था दोनों पार्टियों के वोट शेयर में, जो हमारे ओपिनियन पोल में आया था। इस बार और कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब
इलेक्शन पास आते जा रहे हैं वैसे कम होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात इसमें आप देखेंगे कि जो टीएमसी का वोट शेयर है वो भी हल्का घटा है। इवन दो मैं ये कहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो वोट इस पे डिसाइड होगा कि कांग्रेस और लेफ्ट से कितना वोट कट के, या कांग्रेस और लेफ्ट कितना वोट काटती है। राइट, सबसे महत्वपूर्ण ये बात होगी देखने के लिए। चलिए तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात की तरफ चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसको कितनी सीटें मिलती हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे ओपिनियन पोल में किसको कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, और ये रही इस बार अनुमानित सीटें ओपिनियन पोल के हिसाब से किसको कितनी मिल रही हैं। कुल सीटें आप जानते हैं विधानसभा में 294, तृणमूल कांग्रेस को मिलती नजर आ रही हैं 146, हाफ वे मार्क के हिसाब से एज पर खड़ी हुई टीएमसी, भारतीय जनता पार्टी को 122, सो क्लोज येट सो फार, लेफ्ट और कांग्रेस 23 और अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। 146 तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी 122, लेफ्ट और कांग्रेस 23 और अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और अगर अब इन अनुमानित सीटों को 2016 में मिली हुई सीटों के साथ आप कंपेयर करेंगे तो घटबढ़ क्या नजर आती है उस तरफ भी हम आपको लेकर चलते हैं। फिलहाल आप देख लीजिए 146 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस, और अब आप देखिए यह है 2016 के मुकाबले सीटों में कितनी तब्दीली आई है। 2016 और 2021 के अनुमानों में अंतर। तृणमूल कांग्रेस 2011 से 146 पर आई है, मतलब 65 का नुकसान उसका होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये 3 से 122 पर पहुंचते नजर आ रहे हैं, मतलब 119 का फायदा इनको होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत बड़ा फायदा। लेकिन हाफ वे मार्क चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो आखिरकार आंकड़े चाहिए आपको। लेफ्ट और कांग्रेस वो 76 से 23, मतलब 53 का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, बड़ा नुकसान। और अन्य जा रहे हैं 4 से 3 पर, मतलब 1 सीट का उनको नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये इस बार जो अनुमानित आंकड़ा है, इस बार जो लोगों के साथ सर्वे में अनुमान लगाया जा रहा है ओपिनियन पोल में, और जो पिछली बार का आंकड़ा था, जो सीट स्विंग दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है? 146 सीटें 211 से तृणमूल कांग्रेस के लिए 122 सीटें 3 सीटों से भारतीय जनता पार्टी, ये बहुत बड़ा अंतर है। और जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं गौतम दा, ये पोल परसेंटेज के हिसाब से इंटरप्रिटेशन अब बताइए क्या दिखा रहा है? अब जो दिखा रहा है कि ये क्लियर है, अभी तुरंत कांग्रेस और वामपंथी को एक डिसीजन लेना पड़ेगा पॉलिट ब्यूरो मीटिंग बुला के कि भाई वो टीएमसी को सपोर्ट करेगा कि नहीं। और ये अगर सही हो गया, अगर इसमें देर कर दिया तो गवर्नर टीएमसी को बुलाएंगे नहीं, क्योंकि मिनिमम 147 क्रॉस करना पड़ेगा मेजोरिटी से। तो ये अगर सिनेरियो होता है, 1971 के बाद एक पहली बार त्रिशंकु हो रहा है। कभी बंगाल में त्रिशंकु होता नहीं है। 1947 से अभी लोकसभा का रिजल्ट और विधानसभा का रिजल्ट देखिए, कभी त्रिशंकु हुआ नहीं। त्रिशंकु हुआ था पहली बार 71 में, सरकार चली नहीं, बाद में 72 में दोबारा चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस स्वीप किया था। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो ऐसा है कि उत्तर और दक्षिण को मिलाकर एक जैसा कर देने वाली स्थिति है। रामकृपाल जी, ये होगा, ये मुमकिन है? पॉलिट ब्यूरो की ये मीटिंग बुलाई जाएगी, वो नतीजा निकलेगा जो गौतम दा कह रहे हैं? देखिए, आप ये एक चीज को देख लीजिए, जो मैं कह रहा था कि क्षेत्रीयता आज भी है और हमेशा रहेगी, अस्मिता और सारी चीजें, लेकिन उसकी परिभाषा अंदर ही अंदर बदल रही है। अब आप यूं समझ लीजिए कि क्षेत्रीय जो समस्याएं व्यक्तिगत रूप से किसी की है, चाहे वो रोजगार की समस्या हो, उसका समाधान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, क्षेत्रीय स्तर पर नहीं। आप समझ लीजिए, तो एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। दूसरी तरफ एक बात आप जान लीजिए कि एक पार्टी जो सिंगल डिजिट से 3 डिजिट में जा रही है, डबल डिजिट भी छोड़ दीजिए, क्रॉस कर ली, बहुत बड़ी चीज है ये। देखिए, सिर्फ ये कहना कि कौन सत्ता में आएगा नहीं आएगा, ये तो 2 मई को पता चल जाएगा। लेकिन आप ट्रेंड देख लीजिए, ट्रेंड क्या है? 3 से 122 अगर आप दिखा रहे हैं, मैं मान लूं इस बात को, तो आप कल्पना कर सकते हैं, वो भी बंगाल जैसी स्टेट में, असम में, बंगाल में, और जिस तरह से ग्रोथ हो रही है। हैदराबाद का चुनाव आप उठा के देख लीजिए। तो मेरा ये कहना है कि पूरा, मैं कोई बीजेपी का वो नहीं हूँ, लेकिन एक बात कह रहा हूँ कि अंदर खाने ये जो क्षेत्रीयता की पुरानी सन 52 से परिभाषा चली आ रही थी, एग्रेरियन सोसाइटी चेंज हो रही है, ग्लोबल
और नेशनल, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं एक सर, बहुत बड़ी बात आ रही है जो आगे के लिए बहुत बड़ा संकेत बहुत है। बड़ा संकेत है। रामकृपाल जी ये कह रहे हैं कि पहले जहां क्षेत्रीय मुद्दे और क्षेत्रीय पार्टियां, लोकल आइडेंटिटी जहां पर हावी होती थी, अब वहां पर रीजनल बातें नहीं हो रही हैं, वहां नेशनल नैरेटिव्स काम कर रहे हैं और इसी वजह से आप देख रहे हैं ये बड़ी तब्दीली आ रही है। सुमेरा, क्या यही इंटरप्रिटेशन है अरविंद जी का? अरविंद जी से इसी के बारे में बात करते हैं। अरविंद जी, अब हमने सीटें भी दिखा दी हैं, जो ओपिनियन पोल है उसके मुताबिक 146 पर ममता बनर्जी और टीएमसी पहुंच रही है, तो आप 122 पर पहुंच रही है। त्रिशंकु जैसी स्थिति अगर बनती है तो बीजेपी क्या सोचती है आगे के लिए, क्या करेंगे फिर? मैं स्पष्ट बयान बता देना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में कोई त्रिशंकु सरकार बनेगी नहीं। यहाँ स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और पश्चिम बंगाल में स्पष्ट बहुमत की ही सरकार बनने वाली है और स्पष्ट बहुमत की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन जो अभी सीटें दिख रही है उसमें टीएमसी करीब है लेकिन नहीं पहुंच रही है फाइनल मार्क तक, और आप काफी अभी दूर दिखाई दे रही है। ये जो गैप है इसे कैसे भरेंगे? टीएमसी ने अपनी आयु पूरी कर ली है, जो उसका राजनीतिक सत्ता की जो आयु है वो पूरी हो गई। जब अब चुनाव है, चुनाव में लोग वोट देंगे, वोट देने के बाद परिणाम आएगा। मैं नीचे तक गया हूँ, लोकसभा चुनाव के पूर्व से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, लोगों की मानसिकता को मैंने समझा है। मैं लंबे वर्षों से यहाँ पर काम करके मैं एक ही निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव कि ये सरकार के रहते हुए ये पश्चिम बंगाल में गणतंत्र सुरक्षित नहीं है और इस पश्चिम बंगाल में ये सरकार जा रही है, ये किसी से भी पूछेंगे, ए तृणमूल आरना आरना आरना। लेकिन फिर भी ये देखिए, नंबरों का आखिरकार तो जब सरकार बनाने की बारी आएगी तो नंबर गेम बहुत अहमियत रखता है। उस नंबर गेम में अगर कुछ भी कमी पड़ेगी, अभी आप थोड़ा दूर दिखाई दे रहे हैं, अगर और भी पास पहुंचे तो वहां तक अगर नहीं पहुंचे, फिनिश तक नहीं पहुंचे, तो क्या विकल्प है फिर? किससे हाथ मिलाएंगे, क्या करेंगे? मुझे किसी से हाथ क्या, मैं तो बहुत आगे निकलने की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के आंकड़े से बहुत ऊंचाई ऊपर की संख्या के साथ में हमको जो टारगेट दिया है कि हम 200 के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मैं स्पष्ट आपको बताना चाहता हूँ कि तृणमूल की जो सरकार है ये अपनी आखिरी सांसें कर रही है और ये जो चुनाव है ये इसका सरकार में रहने का आखिरी चुनाव है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि आपका जो लक्ष्य था, बीजेपी का जो लक्ष्य था, जो नारा था 200 पार पहुंचने का, वहां तक तो नहीं पहुंचते अभी दिखाई दे रहे हैं, जो अभी हमारा ओपिनियन पोल दिखा रहा है उसके मुताबिक। तो ये जो कमी है ये क्यों रह गई है, क्या वजह है? मेरा स्पष्ट मानना है चुनाव होने दीजिए, चुनाव के परिणाम आने दीजिए। जैसे जैसे हमारे चरण के चुनाव होंगे, जैसे जैसे माहौल आएगा, असल में उसकी भी अपनी एक व्याख्या है जो अमित शाह जी ने की है। सुमेरा, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये जो अरविंद जी कह रहे हैं वो उसकी भी एक व्याख्या है। ये कहा गया कि देखिए 18 सीटें तो हमने लोकसभा में जीती थी और 3 सीटें ऐसी थीं जिसमें 5000 से भी कम का मार्जिन था जिसमें हम हारे थे। तो अगर आप इनको जोड़ दें, 19, 20, 21 आप कर दें तो आपने 50% वोट अपने नाम कर लिए और 50% वोट अपने नाम कर लिए, तो 200 के पार जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन इस तरीके से क्योंकि शिव सहगल हमारे साथ हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, इस तरीके से इंटरप्रिटेशंस ठीक होते हैं क्या? नहीं, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चांस ज़रूर है और वोट लेने को बहुत हैं, स्पेशली क्योंकि आप देखें अगर स्टेट इलेक्शन जितने भी अभी पास्ट में हुए हैं उसमें कांग्रेस का वोट बहुत गिर जाता है और गिरता नज़र आ रहा है हर स्टेट में। तो एक डिसल्यूशनमेंट होती है एक पार्टी की तरफ, वो इसमें भी वही दिखाई दे रहा है कि जो कांग्रेस और लेफ्ट के शायद इतना नहीं, क्योंकि उनकी रैलियों से दिख रहा है कि उनके ज़्यादा सपोर्ट आ रहा है। हाँ। लेकिन आप कांग्रेस को स्पेशली देखें तो उनका जो एक मूवमेंट टाइप जो एक एनर्जी है वो थोड़ी कम दिखाई दे रही है। और भाजपा की जहाँ तक बात हुई, सिर्फ एनर्जी लाते हैं फील्ड पे और वो एक एम के साथ चल रहा है। आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें देखिए कि भाजपा के पास कुछ खोने को नहीं है, सिर्फ लेने को है। और 3 से अगर वो 100 क्या डबल फिगर्स में भी या 100 से ऊपर भी जाते हैं, वो इतनी बड़ी बात होगी एक पार्टी के लिए, इतना ज़्यादा परसेंटेज राइज होगा इन वोट। बट अगर आप लेकिन सबसे बड़ी बात यह है शिव, जो आप इशारा कर रहे हैं और गौतम दा ने जिस तरह, गौतम दा जो आप कह रहे थे वो एक इम्पॉसिबल पॉसिबिलिटी की तरफ आप इशारा कर रहे थे कि आप पोलित ब्यूरो बैठक बुलाए और बात के सिनेरियो पर चर्चा करें। एक्चुअल सिनेरियो आपको क्या देगा? अगर ये फिगर्स होते हैं 146, 122, 23, 3, तो क्या होगा? नहीं, ये तो एक तो संभावना पता नहीं, राजनीति में सब कुछ संभव है। सबसे ज़्यादा स्थायी सरकार जो हो सकता है भाजपा और टीएमसी दोनों मिल जाए तो।
लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर तो इसमें आता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो अभी पूछना चाहिए प्रशांत किशोर के, तो उसको तो राजनीति से अभी तो सेफोलॉजी से सन्यास लेना चाहिए, तो वो भाजपा 100 पार कर रहा है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया था एक्चुअली कि अगर भारतीय जनता पार्टी दहाई के आंकड़े तक पहुंच जाती है नहीं, 100 के ऊपर नहीं जाएगा, 100 तो के ये नीचे। मैं ये स्पेस छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा था ट्विटर में, आई विल लीव दिस स्पेस। हाँ। डज इट मीन ही विल लीव ट्विटर? आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ। तो मुझे तो यही लगता है कि बाद में ट्विटर छोड़ने वाली। लेकिन रामकृपाल जी, एक बार फिर से इस पे संजीदगी से बात करते हुए, ये एक को घटाया जा रहा है वोटर्स की तरफ से, एक को बढ़ाया जा रहा है, जैसा आप कह रहे हैं नेशनल नैरेटिव काम कर रहा है, लेकिन वहां तक नहीं ले जाया जा रहा है कि वो सरकार फॉर्म कर पाए। तो ये क्या है फिर? देखिए, मैं हमेशा हम अभी एक अनुमान है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों यकीन हो रहा है कि वर्डिक्ट जो भी आएगी वो क्लियर कट आएगी। वो त्रिशंकु नहीं आएगी? मुझे नहीं लगता है, बिल्कुल आएगी। और मैं जो बात दूसरी कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि राजनीति एक लंबे दौर का खेल है। राजनीति आप यूँ देखिए, आज बीजेपी को अगर मान लीजिए कभी 2 सीट की पार्टी थी, आज वो 300 प्लस होकर के केंद्र में बैठी है, और 3 सीट की पार्टी पश्चिम बंगाल में थी 5 साल में। आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि वो 150 पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, यानी 140 और ये 122। रामकृपाल जी, आपको मैं रोकते हुए, रामकृपाल जी कह रहे हैं कि वो मोमेंटम जिसने 3 से 122 तक पहुंचाया भारतीय जनता पार्टी को, वो मोमेंटम त्रिशंकु नहीं रहने देगा, वो कहीं आगे ले जाएगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? सबसे पहले क्षेत्रवार देखते हैं। ये जो सीटें और पोल परसेंटेज आपने देखा, आप इसको क्षेत्रवार समझने की कोशिश करते हैं। खासतौर से दक्षिण बंगाल जो है वो जब टीएमसी का गढ़ माना जाता है, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने विजय अभियान को यह कहा जाता है कि उत्तर और केंद्रीय बंगाल जो है वहां से गति दी है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। सेंट्रल बंगाल में किस पार्टी को कितने वोट मिल रहे हैं, जरा वो देखिए। टीएमसी को 39.2%, भारतीय जनता पार्टी को 37.3%, लेफ्ट और कांग्रेस को 17.5% और अन्य के खाते में 6, यानी तृणमूल कांग्रेस को सबसे ज्यादा। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकदम गले तक पहुंचती हुई नजर आ रही है, 37.3। अब आप देखिए ग्रेटर कोलकाता में किस पार्टी को कितने वोट। टीएमसी को 40.1, भारतीय जनता पार्टी को 37.4, मतलब ये 37.3 और 37.4, फर्क बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का फर्क यहां ज्यादा हो जाता है। तृणमूल कांग्रेस यहां 40.1 में पहुंच जाती है। लेफ्ट और कांग्रेस के पास 16.7%, लगभग उतने ही जितने सेंट्रल बंगाल में थे, और अन्य के खाते में 5.8%। अब उत्तर बंगाल चलिए। उत्तर बंगाल में आपको स्थितियां क्या दिखाई देती हैं कि टीएमसी यहां 39.8% वोट शेयर के साथ नजर आती है, भारतीय जनता पार्टी नजर आती है 37.8% के साथ, लेफ्ट और कांग्रेस नजर आते हैं 16.5% के साथ, और अन्य नजर आते हैं 5.9% के साथ। अब आते हैं दक्षिण बंगाल। दक्षिण बंगाल में किस पार्टी को कितने वोट, और यहां भारतीय जनता पार्टी ने इन रोड्स अपनी न सिर्फ बनाई बल्कि उनको बहुत मजबूत कर लिया, ये आपको देखने को मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस 38.6%, भारतीय जनता पार्टी 36.2%, लेफ्ट और कांग्रेस 19.5%। ये भी बहुत कंसिडरेबल है, साइजेबल चंक है, इसको भी ध्यान में रखिए। लेफ्ट और कांग्रेस के हिसाब से दक्षिणी बंगाल 19.5% और अन्य 5.7%। इस हिसाब से अगर ये देखें कि क्षेत्रवार क्या मूड बन रहा है लोगों का वोट के हिसाब से, क्योंकि आप जानते हैं क्षेत्रवार अलग अलग तरीके के मुद्दे काम करते हैं, तो क्या ये नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ हवा ज्यादा कहां बह रही है, तृणमूल की तरफ हवा कहां बह रही है, तृणमूल जहां पहले मजबूत मानी जाती थी क्या वहां कदरन कमजोर हुई है, और क्या लेफ्ट की स्थिति हर तरफ खराब होती जा रही है? गौतम दा। नहीं, लेफ्ट तो एक्चुअली 2019 लोकसभा से ही तो मैदान से हट गया था, वो तो था ही नहीं। इस बार वो कोशिश कर रहा है कैसे वो बाकी वोट वापस लेकर आए। लेकिन बीजेपी का जो वोट शेयर खास तौर पे जो बढ़ा है वो है आपका जिस एरिया का ट्राइबल तफसीली जाति जहाँ रहते हैं, खास तौर पे जैसे आपको नमशूद्र जिसको कहता है, मतुआ, जो करीब 1-1.5 करोड़ वोटर है। तो इसलिए ये जो एक है मुस्लिम वोटर जो 70 सीट को करीब कंट्रोल करते हैं, जिसलिए वो बोला था कि आपको देखा होगा पहले वाला सर्वे में कि 27% लोगों ने कहा कि मोदी का प्रचार में कोई असर नहीं होगा, वही है वही 27%। लेकिन बाद में जो बाकी जो 70 करीब सीट जो है, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, राजवंशी,
ये जो कंट्रोल का, इसका जो डिसाइडिंग फैक्टर है, इसमें बीजेपी का कामयाब मिला 2019 में, वहाँ से उसका काम कर रहा है। सारे प्रधानमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, तीनों का जितना प्रोग्राम आज तक हुआ है सब इसी एरिया में हुआ है, सब इसी एरिया में। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि अभी सिर्फ 5 रैलियां हुई हैं वेस्ट बंगाल में, असम में भी 5 रैलियां हुई हैं, और वेस्ट बंगाल में तो अभी 20 से 22 नरेंद्र मोदी की रैलियां प्रस्तावित हैं। और नरेंद्र मोदी वो जिन्होंने पिछली बार 2019 में 142 रैलियां की थी। यहां ये जो ब्रेकिंग आप देख रहे हैं, ये बहुत अहम ब्रेकिंग है। देखिए लब तक पहुंचकर जाम कैसे टूटते हैं, देख लीजिए। ममता बनर्जी 2 सीटों से बहुमत से चूक रही हैं, सिर्फ 2 सीटों से बहुमत से चूक रही हैं। तृणमूल कांग्रेस को 146 मिल रही हैं, हाफ वे मार्क है 148। राजू बिस्सा भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के हिसाब से हमने स्थिति दिखाई, लेकिन दूसरी तरफ भी यह दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 122 पर पहुंचकर रुक रही है। अब लेफ्ट है 23 के साथ और अन्य है 3 के साथ, मतलब पोस्ट पोल सिनेरियो भी कोई भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से नजर नहीं आ रहा है। राजू जी देखिए, आपको एक बात ये माननी पड़ेगी कि जिस पार्टी की 3 सीट थी वो आपके सर्वे में भी 122 दिखा रही है। और हम सब लोग बंगाल में रहते हुए बंगाल की जनता को अच्छे से समझते हैं कि पिछले 10 साल में जिस तरह की बंगाल की 10 करोड़ जनता की पिटाई की है टीएमसी ने, उस डर और भय के कारण खुल के लोग आगे आते नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, थम्पिंग मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और आज टीएमसी की हालत आप देखिए, 10 साल शासन करने के बाद विकास के मुद्दे पे ममता दीदी चुनाव नहीं लड़ रही है। आज ममता दीदी को चोट लगने का और व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे ये बात स्पष्ट है कि ममता दीदी समझ चुकी है, उनकी जमीन खिसक चुकी है। राजू मिश्रा साहब, आप ये एक इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। सेफोलॉजिस्ट जब इन चीजों को कंसीडर करते हैं, जब वो फिगर्स को देखते हैं, उनके जो सैंपल्स कहते हैं, मैं ये समझना चाहूंगा जरा शिव आपसे, ये जो नहीं कहने वाला है तो मन में, लेकिन वो उजागर नहीं कर रहा है और वो कह रहा है नहीं, तो जब आप जो मार्जिन लेके चलते हैं एरर का, उसको इस हिसाब से, क्योंकि ये कोई बहुत मूर्त रूप से चीजें नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, इसको शामिल करते हैं क्या? नहीं, मार्जिन ऑफ एरर हम कैलकुलेट करते हैं, मार्जिन एरर आती भी है, लगभग हमारी 1.5% की मार्जिन ऑफ एरर आ जाएगी उसके अंदर। तो उसमें आप ले लीजिए कि ऊपर नीचे 1.5% जा सकते हैं वो, एंड आप देखेंगे कि 1% या 2% से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। 1% या 2% से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। सुमेरा, अरविंद जी क्या कहते हैं इसको? और दूसरा, जब वो ये देख रहे हैं कि 2 से शॉर्ट हो रही है तृणमूल कांग्रेस, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 122 वाली है, इस सिनेरियो को, ओवरऑल सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आखिरकार तो नंबर तब काम के हैं जब उससे सरकार बने। बिल्कुल अरविंद मेनन जी, यही सवाल स्टूडियो से भी पूछा जा रहा है कि ये जो नंबर है, इसको आप पूरे सिनेरियो में कैसे देखते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति में, और खास तौर पर जब हमने क्षेत्रवार दिखाया, ये इलाका जहां हम मौजूद हैं, जहां कल अमित शाह जी भी आने वाले हैं, आज ममता बनर्जी आई थी बांकुड़ा में रैली की, इस इलाके में बीजेपी का सबसे ज्यादा प्रभाव था 2019 के लोकसभा चुनाव में। वहां मार्जिन कम दिखाई दे रहा है इस इलाके में, लेकिन उसके बावजूद टीएमसी के पास थोड़ा एज है। तो बराबर की टक्कर है क्या इस इलाके में? देखो बहन, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक गया हूँ, मैं पिछले 3 वर्षों में लगातार नीचे तक जा करके हर सीट तक मेरा जाना हुआ है, सबसे बातचीत हुई है, गांव में लोगों के साथ मिलता हूँ, सभी तरफ एक ही आवाज़ आती है कि क्या आप वोट करा पाएंगे क्या? एक प्रश्न होता है कि पिछले बहुत से चुनाव यहाँ पे हुए हैं जिसमें लोगों को वोट करने नहीं दिया जाता। इस बार स्पष्ट आप जानिए कि हर लोग स्वतंत्र होकर खुल करके वोट दे पाएंगे, और वोट देंगे तो सब लोगों को वोट, सभी लोगों का है कि बदलाव की बाहर आई है। सब लोग चाहते हैं ये सरकार किसी भी तरीके से जाए। सुमेरा, इस बात को बार बार अंडरलाइन किया जा रहा है के मामलों में कि हर किसी को भय मुक्त होकर वोट देने को मिलेगा। मतलब वो जो डोंट नो कांट से के तौर पर अभी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो उसके हिस्से के वोटर्स हैं जो फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या ऐसा वाकई होने वाला है? इस पर हमारी रामकृपाल जी, ये मुद्दा कितना अहम है वहां के हिसाब से? क्या इतना साइजेबल है कि 122 को 148 के पार करा दे वो? देखिए, मैं ये तो इस फिगर पर मैं नहीं चाहता हूं कि क्या होगा, लेकिन ये बात सही है कि देखिए, जो लोग भी हैं जानते हैं बंगाल को, चाहे वो कांग्रेस के ज़माने में सिद्धार्थ शंकर रे की सरकार रही हो, सीपीएम की रही हो, जो सत्ता में रहता है उसके समर्थक ज़्यादा वोकल होते हैं, और जो उसके जरा सा भी विरोधी होते हैं वो चुप हो सकते हैं।
मैं नहीं कहता हूं कि क्या स्थिति है। और जैसा कि ये हमारे अभी ये बात डिस्कशन में बात आई थी, देखिए बहुत सारा एक आज की तारीख में मतदाता बहुत वोट के मामले को अब समझता है कि उसका बड़ा एक सेक्रेट अधिकार है। राइट। बहुत ज्यादा वो ओकल होता नहीं है, चुपचाप रहता है। वो सबको करीब हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, फाइनल क्या किसको वोट देता है ये कई बार वो जाहिर नहीं करता है। तो ये जो कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर जिस तरह से 8 फेजेज में चुनाव हो रहे हैं, वो उसमें भी निश्चित रूप से ऐसा प्रबंध किया जाएगा कि थोड़ा सा लोगों में भय कम हो और लोग घर से निकल कर रामकृपाल जी ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही है कि अमूमन जो सत्तारूढ़ पार्टी का सपोर्टर होता है वो मुखर होकर बोलता है सर्वेज के समय, इसलिए वो जो परसेंटेज है सत्तारूढ़ पार्टी का उसको उसके आसपास वस्तु स्थिति ज्यादा करीब होती है। अब मैं जरा गौतम दास से इस बात को समझूं, मतलब दो बातें। अगर ये कहा जा रहा है कि 142 रैलियां और 4 रोड शो किए 2019 में प्रधानमंत्री ने, 111-12 जितवा दिया 80% स्ट्राइक रेट के साथ, उनकी कई रैलियां होनी बाकी हैं, प्लस ये डोंट नो कांट से वाला चंक भी साइजेबल है, ये बहुत बड़ा फर्क ला सकता है क्या? ना मुझे मेरे जो लगा, मैं शिव से डिस्कस कर रहा था ब्रेक के टाइम में कि ये सीधा से डर के कारण नहीं है। ये लोगों को लगा मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि इतना कांटे की टक्कर है, इसीलिए वो नहीं बोल रहा है, नहीं बोल पा रहा है कि टीएमसी जीतेगी या भाजपा। नहीं, वो ये तो जानता है कि उसने क्या मन बनाया है, कांटे की टक्कर उधर है, ठीक है। नहीं, उसको वही तो मन नहीं बनाते हैं ना। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि लास्ट मोमेंट में बूथ में जाने के दिन वो वोट देते हैं, और वो भी वोट देता है विनिंग पार्टी को, उसको समझ में आ जाता है ये जीतने वाली है, वो विनिंग। इसी टाइप का जो वोटर है, ये डर कुछ कारण हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पे जो है बहुत लोग ऐसा भी है, जैसे नंदीग्राम में भी कहा गया, कुछ लोग ने कहा कि मुझे पता नहीं, जानता नहीं है। तो गौतम दा जो इशारा कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें दोनों को खातिर में लाइए, डोंट नो को भी खातिर में लाइए और कांट से को भी खातिर में लाइए। डोंट नो वाले वो हैं जो कांटे की टक्कर की वजह से अभी नहीं कह सकते कि वो क्या मन बनाएंगे, कांट से वाले वो हैं जो हो सकता है दहशत में हो और फिलहाल कुछ कहने से बच रहे हो। ये देख लिया आपने बंगाल का हाल, क्या इसमें वाकई डोंट नो कांट से और मोदी, शाह, नड्डा, इनका जादू वो कुछ खास कर पाता क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए? इसके लिए आप जाहिर इंतजार करेंगे। लेकिन असम में क्या दिखाई दे रहा है फिलहाल, असम का ओपिनियन पोल क्या कहता है, ये हम आपको बताएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं सबसे सटीक ओपिनियन पोल चुनावों के ऐन पहले। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।